गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संक्रमण तत्वों के चुंबकीय व्यवहार के अगले वीडियो में उसी को कंटिन्यू करते हुए अपन इस वीडियो को मैं आपको बता रही हूँ। आई एम डॉक्टर प्रीति अमीटा, एसोसिएट प्रोफेसर एचसीजी गवर्नमेंट कॉलेज बांसवाड़ा। इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ संक्रमण तत्व जो होते हैं जितने उनको छोड़ करके, जैसे आयरन, कोबाल्ट और निकल, उनको छोड़कर जितने भी ज़्यादातर संक्रमण तत्व हैं वो क्या होते हैं, अनुचुंबकत्व को दर्शाते हैं। और कुछ जो होते हैं वो लौ चुंबकत्व दर्शाते हैं, जैसे आयरन है, कोबाल्ट है और निकल है। इस तरह से अपन पहले भी थोड़ा सा चुंबकीय व्यवहार में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। फिर संक्रमण तत्वों की उपस्थिति में चुंबकीय आघूर्ण इलेक्ट्रॉन की कक्षीय और अक्षीय दोनों गति के कारण होता है। अब इसमें यदि क्या होता है, जैसे ही यौगिक बनते हैं तो उसके साथ लिगेंड आकर के जुड़ जाते हैं। तो लिगेंड की उपस्थिति के कारण क्या होगा कि संक्रमण तत्वों के जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन लिगेंड के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, और बॉन्ड बनाने के कारण मेटल के जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं उनकी अक्षीय गति खाली रह जाती है, और कक्ष वाली गति जिसमें कि वो घूम रहे थे चारों तरफ, कक्षीय गति, वो बिल्कुल ही बंद हो जाती है। केवल उसकी अक्षीय गति ही रह पाती है। उस अक्षीय गति के कारण ही संक्रमण यौगिकों में चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय गुण पाया जाता है। चुंबकीय आघूर्ण भी केवल चक्रण गति, यानी कि जिसको अपन क्या बोलते हैं, अक्षीय गति के कारण ही प्राप्त होता है। अब नीचे देखिए, इसमें L = 0 बताया है। इसका मतलब क्या है कि विद्युत क्षेत्र किसका है, लिगेंड का है। लिगेंड और दूसरे जो परमाणु हैं उन सब का है। उसके कारण क्या हो गया, कक्षीय गति 0 हो गई। कक्षीय गति 0 होने के कारण L = 0 लिखेंगे अपन यहाँ पे। तो जब इसका चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, μ = S + n, L स्पिन, और कक्षीय गति के कारण √4s S + 1 + L + 1। अब L को अपने को 0 करना है, तो समीकरण में क्या हो जाएगा, L = 0 रखने पर म्यू केवल S के कारण हो जाएगा। चुंबकीय आघूर्ण किसके कारण होगा, केवल स्पिन के कारण। √4s ब्रैकेट में S + 1, L वाली चीज़ को अपन ने हटा दिया है। μs क्या है, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। चूँकि S = n/2, तो μs = n+2 बोर मैग्नेट्रॉन। एकल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यदि प्रेजेंट है, केवल एक ही प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, n/2 क्यों लिखा है अपन ने, क्योंकि स्पिन की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। एक ही यदि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अयुग्मित, तो μs = 1, n की जगह अपन 1 रख देंगे, 1 + 2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन अपने को मिल जाएगा। इसी तरह से क्या होता है, संक्रमण तत्व के किसी भी परमाणु या आयन जिसमें जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसको अपन पता कर लेंगे, और उसके आधार पर अपन उसका चुंबकीय आघूर्ण मान निकाल लेंगे, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। यदि आपको कोई क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि यदि किसी में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप क्या करेंगे, n की जगह क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, और 3 रखने के बाद उसको कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि अपने को कि μ = केवल S निकालना है। यहाँ पर संक्रमण यौगिक की बात हो रही है। यौगिक की जब बात होती है तो L = अपने को 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि लिगेंड के कारण क्या होगा, उसकी ऑर्बिटल जो स्पीड है, ऑर्बिटल जो मोशन है, वो उसका रुक जाएगा। तो अपन केवल स्पिन वाली को ही कंसिडर करते हैं। संक्रमण तत्वों के जितने भी आयन हैं उनके चुंबकीय आघूर्ण के मान एक टेबल में दिए गए हैं। वो टेबल मैं आपको बता देती हूँ, नेक्स्ट वाली स्लाइड में देखिए आप। इस टेबल में आप देख रहे हैं कि ये सारे मान दिए हुए हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्व यहाँ पे लिख दिया, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, और उसके ऑक्सीडेशन नंबर्स के साथ भी लिखा हुआ है। इसका बाह्य विन्यास, उसके बाद अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चुंबकीय आघूर्ण बोर मैग्नेट्रॉन के कारण, बोर मैग्नेट्रॉन इकाई में, परिकलित मान और प्रायोगिक मान। परिकलित मीन्स ऑलरेडी जो यहाँ पे नोटेड है, सारी चीज़ों को बहुत स्टैंडर्ड रखते हुए जो पहले नोटेड है वो, और प्रायोगिक मान जो कि प्रायोगिक निकाल रहे हैं। परिकलित मतलब जिसको अपन मैथमेटिकली भी निकालते हैं,
तो वो मान और दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। प्रायोगिक मान जो क्या होता है, कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा भी आ जाता है। ये क्यों होता है कि देखिए आप किस में ज़्यादा आ रहा है। अपन देख रहे हैं फर्स्ट स्कैंडियम में सारा ज़ीरो है, बिकॉज डी ज़ीरो है, कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। T+3 वेनेडियम +4 में देखिए जहाँ D1 कॉन्फ़िगरेशन है वहाँ पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। परिकलित मान उसका 1.73 है और यहाँ पर प्रायोगिक मान कितना है 1.75, यानी कि 0.02 इसमें ज़्यादा है। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा क्यों होता है, उसमें ये माना जाता है, इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जो लिगेंड्स हैं जो उनसे अटैच हो रहे हैं, जो बॉन्ड बना रहे हैं, जो कि कक्षीय गति को ज़ीरो करते हैं, वो पूर्णतया ज़ीरो नहीं हो पाता है, थोड़ा सा उसका वैल्यू रह जाती है। पूरी कक्षीय गति को वो ज़ीरो नहीं कर पाते हैं। अतः यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण म्यू एस व संक्रमण तत्वों की परमाणु संख्या के मध्य ग्राफ भी खींचा जाए तो क्या होता है, एक वक्र मिलता है हमको। mn तक म्यू का मान बढ़ता जाता है, देखो आप इसमें, और उच्चिष्ट को प्राप्त हो जाता है, फिर धीरे धीरे घटने लगता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज तक आप देखो बढ़ रहा है, फिर वापस से मैंगनीज के बाद आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक में वापस कम हो रहा है। यानी कि ग्राफ पहले ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है। यदि अपन पूरी सीरीज़ का एक ग्राफ बनाते हैं तो किसका बनाते हैं, चुंबकीय आघूर्ण का। तो इस तरह से जैसे अपन ग्राफ बनाएंगे तो बढ़ेगा, बढ़ के घटेगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि जब अपन स्कैंडियम से लेकर के मैंगनीज तक जाते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती चली जाती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण क्या होगा, म्यू यानी चुंबकीय आघूर्ण का मान बढ़ता चला जाएगा। और जैसे जैसे अपन उससे आगे जाएंगे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन घटते चल जाएंगे, क्योंकि पेयरिंग होती चली जाती है। पेयरिंग होने के कारण क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण का मान वापस कम होता चला जाएगा और लास्ट में जिंक +2 पे आकर के क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। इस तरह से चुंबकीय आघूर्ण अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। अब आप देखिए कि चुंबकीय गुण यदि अपन किसी के पढ़ते हैं, संक्रमण तत्वों के या किसी भी यौगिक के या तत्व के, तो उससे अपन क्या क्या चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। चुंबकीय गुणों से परमाणु में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी, धातु की ऑक्सीकरण अवस्था निकल जाती है, यौगिक की ज्यामिति का भी पता चल जाता है, धातु लिगेंड बंध का स्वभाव भी पता चलता है, आयनिक है कि सहसंयोजक है, तथा बंध निर्माण में प्रयुक्त होने वाले कक्षों को भी ज्ञात किया जा सकता है कि कितने और कौन कौन से कक्ष बंध के निर्माण में काम में आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, सारा चुंबकीय गुण के कारण इसकी सारी उपयोग हो गए कि क्या क्या अपन उससे पता लगा सकते हैं। अब देखिए किसी भी पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण प्रायोगिक रूप से कैसे निकालते हैं, वो तो अपन ने क्या करा था, मैथमेटिकली फार्मूला रख करके निकाल लिया था म्यू का। लेकिन प्रायोगिक रूप से कैसे निकालते हैं, प्रायोगिक रूप के लिए क्या होता है, एक बैलेंस बनाया था गॉय नामक साइंटिस्ट ने, GOUY, जिसको कहते हैं गॉय तुला या गॉय बैलेंस। इसने इस तरह की एक बैलेंस बनाई थी कि यदि कोई यौगिक है उसका भार आपको पता है और जब इस तुला में रखेंगे तो उसमें कुछ चेंज होगा और उस चेंज के कारण अपन पता लगा लेते हैं कि ये किस तरह का चुंबकीय तत्व है। जैसे कोई भी पदार्थ है उसको यदि अपन ने उस बैलेंस के एक पलड़े में रखा, देखिए इसका डायग्राम मैं आपको आगे बताती हूँ, ये राइट में लिखा हुआ है, एक पलड़े वाली विश्लेषिक तुला। ये जो पलड़ा है इसके अंदर अपन उस पदार्थ को रख देते हैं। उस पदार्थ को रखने से क्या होता है कि यहाँ पर उसका मान आ जाता है कि कितना है, उसको वेट कर लेते हैं। नीचे एक पूरा चुंबकीय प्रतिदर्श युक्त ट्यूब बनाई गई है जिसमें नॉर्थ और साउथ है, पूरा विद्युत चुंबक बना हुआ है जिसके कारण मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है। तो जैसे ही आप इसमें पदार्थ रखेंगे, पदार्थ रखने से क्या होगा, उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, उसको आप तोलेंगे, उस पदार्थ के भार को इस तुला के अंदर तोल लेंगे। यदि इसको तोलने के बाद जो पदार्थ का एक्चुअल भार है उस भार से यदि ये कम आता है तो वो कहलाता है प्रतिचुंबकीय। क्यों कहलाता है प्रतिचुंबकीय और भार में कमी क्यों आती है, क्योंकि यह चुंबकीय रेखाओं को प्रतिकर्षित करता है, अपने से दूर हटा देगा चुंबकीय रेखाओं को, तो उसका जो एक्चुअल भार है उससे इस भार में
कमी आ जाती है। और यदि उस पदार्थ के भार में बढ़ोतरी हो जाती है, बढ़ जाता है, तो क्या होगा, वो अनुचुंबकीय होगा, क्योंकि वो जितनी भी चुंबकीय बल रेखाओं उसको अपने अंदर से गुजार रहा है। तो इस तरह से भार में कमी और ज़्यादा के कारण गॉय ने एक इस तरह से बैलेंस बनाया था, जिसके कारण इसमें रख करके आप प्रायोगिक रूप से किसी का चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसको कहते हैं गॉय बैलेंस। ये बहुत इजी और बहुत बढ़िया तरीका है प्रायोगिक रूप से चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का। अब भार में अंतर में जो होता है, भार में अंतर किसके कारण होता है, चुंबकीय रेखाओं के कारण। और ये जो अंतर का मान है, जितना भी अंतर है, चाहे कम है या चाहे ज़्यादा, इसका जो मान है, इससे अपन चुंबकीय आघूर्ण निकाल लेते हैं उस पदार्थ का। इस तरह से किसी भी संक्रमण तत्व को के चुंबकीय गुण को पता लगा लिया जा सकता है। कैसे, तो वो प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, कैसे उसका चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं, किस तरह से वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के ऊपर निर्भर करता है, और लास्ट में प्रायोगिक रूप से किस तरह से अपन पता लगाते हैं कि ये प्रतिचुंबकीय है, अनुचुंबकीय है, और कितना है इसका चुंबकीय आघूर्ण। ये सारी चीज़ें संक्रमण तत्वों की अपन इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन कंपाउंड के जो रंगीन विलयन होते हैं, कलर्ड सोल्यूशन, ये क्यों देते हैं संक्रमण तत्व, उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।